हेलो गाइस, आज जो ड्रामा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। स्टोरी तो इसकी बहुत ही यूजुअल सी है, लेकिन जिस तरह से इस ड्रामे की स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है वो इस ड्रामे को एक बेहतरीन ड्रामा बनाती है। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं इस ड्रामे के मेन लीड हीरोइन को, जिसका नाम लूज यू है। वो अपने हस्बैंड को अपनी सेक्सी और बोल्ड सी पिक बनाकर भेजती है और फिर पिक भेजकर खुद को वो मिरर में देखने लग जाती है और इससे फिर बेचैनी सी होने लगती है, रेस्टलेसनेस सी होती है कि अभी तक इसके हस्बैंड ने इसे कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। इसके हस्बैंड का नाम येपिंग है। वो मोबाइल चेक करने लगती है और दोबारा से मैसेजेस देखने लगती है कि क्या येपिंग ने इसके मैसेज को यानी इसकी भेजी गई पिक को सीन भी किया है कि नहीं। और वो तो ये देखकर हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि वो मैसेज तो इसने बाय मिस्टेक आउट ऑफ एक्साइटमेंट वाइपिंग को करने के बजाय अपने ब्रदर इन लॉ को कर दिए होते हैं। इस बेचारे के तो होश ही उड़ जाते हैं। मैसेजेस बैक भी नहीं हो सकते थे। वो जल्दी से अपने ब्रदर इन लॉ के रूम की तरफ भागती है और यहाँ पर हम इसके ब्रदर इन लॉ को देखते हैं। इसे किसी की कॉल आई हुई होती है। वो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। वो ये कह रहा होता है कि ली पी को बार बार मेडिसिन देते जाओ जब तक वो पूरी तरह से होशनाक हो दे। और ये हमारे ड्रामे का मेन लीड कैरेक्टर है और ये क्या बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, इसका हमें आगे चलकर डिटेल में पता चलेगा। ये हमारे ड्रामे का हीरो है और इसका नाम लीयान है। इधर लूज यू इसके रूम में आकर देखती है तो ये रूम में नहीं होता। ये भागती हुई इसके फोन के पास आती है तो लीयान इसके पीछे आ जाता है। लूज यू इसे कहती है वो एक्चुअली मुझे वाइपिंग को कॉल करना थी और मेरा मोबाइल गलती से टॉयलेट में गिर गया था, तो क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ। लीयान कहता है ठीक है कर लो। वो इसका मोबाइल पकड़ती है। वो इसे लॉक खोल कर दे देता है। वो जल्दी से मोबाइल पकड़कर दूसरी साइड को मुंह करती है। वो पिक्स चेक करने लगती है जो गलती से वो इसके नंबर पर सेंड कर चुकी हुई होती है ताकि वो इन पिक्स को फौरन से पहले डिलीट कर सके। जॉन कहता है ये तुम क्या चेक कर रही हो, तुमने तो सिर्फ कॉल करने के लिए मुझसे मोबाइल मांगा है तो कॉल करो ना, तुम क्या कर रही हो, तुम सारे मोबाइल की तलाशी क्यों ले रही हो। जिस पर वो कहती है कि एक्चुअली मैंने वाइपिंग को वीडियो कॉल करनी थी, तो क्या मैं अपने रूम में मोबाइल लेकर जाकर कॉल कर सकती हूँ, मैं अभी वापस भी कर दूंगी। वो कहता है नहीं नहीं, तुमने जिसको भी कॉल करनी है यहीं पर रहकर मेरे सामने करो, मेरे मोबाइल में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम जल्दी करो और मेरा मोबाइल मुझे वापस करो। वो कहती है कि ठीक है मैं यहीं पर रहकर कॉल कर लेती हूँ। वो दोबारा से बैक साइड पर होकर मोबाइल को चेक करने लगती है लेकिन फिर से इसे पिक्स नहीं मिलती। तो वो सोचती है लगता है कि पिक्स मुझे नहीं मिलेंगी और जो होना था वो तो अब हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ। वो एक तरह से डिसअपॉइंट सी हो जाती है और इसे मोबाइल वापस कर कमरे से बाहर जाने लगती है। यान इसका हाथ पकड़कर इसे रोकता है। यान का सर इसके शोल्डर से टकरा जाता है। यान इसे कहता है कि अगर तुम अपनी पिक्स को डिलीट करने के लिए आई हो तो डोंट वरी, वो तो मैं पहले ही डिलीट कर चुका हूँ। ये इसकी बात सुनकर शर्मिंदा सी हो जाती है, एम्बेरस सी हो जाती है और कहती है कि तुम कौन सी पिक की बात कर रहे हो, मुझे तो किसी पिक का कोई पता नहीं। जिस पर यान कहता है कि ठीक है अगर तुम नहीं मानना चाहती कि तुमने मुझे कोई पिक सेंड की है या नहीं तो ना मानो, लेकिन बेफिक्र हो जाओ, मेरे पास जो पिक्स आई थी मैंने उनको फौरन ही डिलीट कर दिया। जिस पर वो कहती है हाँ असल में ये पिक्स वाइपिंग को मैं सेंड करने वाली थी और गलती से तुम्हें ये सेंड हो गई। यान इसे कहता है कि तुम्हारा शोहर बिजनेस के सिलसिले में कंट्री से बाहर गया हुआ है और तुम इसकी एब्सेंस में दूसरे मर्दों को सेड्यूस करने का सोच रही हो। जिस पर वो कहती है ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, तुमने जो सोचना है सोचो, मैंने तुम्हें बताया ना कि वो पिक्स मैंने अपने हस्बैंड को सेंड करनी थी और बाय मिस्टेक मैंने तुम्हें कर दी। लेकिन अगर तुमने मेरी बात का यकीन नहीं करना और तुम्हें लगता है कि वो पिक्स मैंने डेलिबरेटली तुम्हें ही सेंड की तो ठीक है, तुम इसी तरह से सोचते रहो, मैं क्या कर सकती हूँ। यान कहता है कि वाइपिंग को तुमने ऐसी बोल्ड पिक्स क्यों सेंड करनी थी भला, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो तो कैपेबल ही नहीं है, वो तो तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं लेता। ये सुनकर लू चौंक से जाती है कि इसको कैसे पता चला कि वाइपिंग में सेक्स एबिलिटी नहीं है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वाइपिंग बेड पर सो रहा होता है और लू बेचारी इसे पुकारती है और कहती है कि ग्रैंड चाहती है कि मैं इन्हें एक ग्रैंड सन दूं, तो मुझे तो तुम टच ही नहीं करते हो, मैं बच्चा कहाँ से पैदा करूं। जिस पर वो कहता है क्योंकि तुम्हारी ड्रेसिंग मुझे बोरिंग लगती है, तुम्हें तो पता ही नहीं कि हस्बैंड को कैसे प्लीज किया जाता है, खुश किया जाता है। फिर वो कपड़े चेंज करके आती है और सेक्सी सा ड्रेस पहनकर इसे फिर से पुकारती है। वो कहता है जो मर्जी कर लो, मुझे तुम पसंद ही नहीं हो, मैं तुम्हें तो लाइक ही नहीं करता। और लू समझ आती है कि ये कैपेबल नहीं है और ये बात यान से सुनकर वो तो एम्बेरस सी हो जाती है, ऑकवर्ड फील करती है और परेशान भी होती है कि इसे कैसे पता चला कि वाइपिंग के साथ ये प्रॉब्लम है। वो इसे कहती है कि तुम तो मेरी इंसल्ट कर रहे हो, अगर तुम्हें ऐसी किसी बात का पता भी है तो तुम्हें इतना बोल्डली मेरे मुंह पर ये बात कहने की कोई जरूरत नहीं थी।
और वो वहां से चला जाती है। वो बाहर आती है तो योंग जोंग आकर इसके साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है। वो इसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम यॉन के रूम में क्या कर रही थी, इस तरह की ड्रेसिंग में? क्या तुम्हें इसके कमरे में जाना चाहिए था? क्या तुम उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हारा अपने शोहर से गुजारा नहीं होता जो अब तुम दूसरों के बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ गई हो? योंग योंग इसकी सौतेली बहन है, इसकी स्टेप सिस्टर है और वो यान को लाइक करती है और इसकी शादी यान से होने वाली होती है। लू योंग योंग का हाथ पकड़ लेती है और इसे कहती है कि अगर दोबारा मुझ पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा और मैं यहाँ पर मोबाइल बोरो करने के लिए आई थी। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी को सेड्यूस करने की। तुमने क्या मुझे अपनी तरह का समझ रखा है? इन दोनों का झगड़ा सुनकर यान भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर योंग योंग कहती है कि मैं इस बिच को बताने आई थी कि इसकी इस घर में क्या पोजीशन है, क्या औकात है और ये अपनी औकात से बाहर ना निकले। और फिर दोबारा से इसको वो स्लैप करने लगती है, मारने लगती है। लू इसका हाथ पकड़कर मोड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हारी औकात भी अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे तो कुछ सेकंड्स ही लगेंगे तुम्हें एक्सपोज करने में और मैं सबको बता दूंगी कि तुम इस घर में क्यों आई हो। ये बात सुनकर योंग योंग थोड़ा सा डर भी जाती है कि कहीं वाकई में लो इसका राज फाश ना कर दे। और इसका राज ये होता है कि ये और इसकी माँ ये दोनों यान की दौलत को हासिल करना चाहती हैं और इसी मकसद के लिए लू की माँ ने लू की शादी ली फैमिली के बेटे जिसका नाम वाइपिंग है इससे करवाई होती है। हालांकि इसकी माँ जानती थी, इसकी सौतेली माँ जानती थी कि वाइपिंग ठीक नहीं है, लेकिन लू की वाइपिंग के साथ शादी करवा कर और योंग योंग की शादी का रास्ता सीधा करना चाहती थी। लू के साथ चाहे जो भी हो उनको इस बात की फिक्र नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ यांग को सेटल देखना चाहती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं नाश्ते की टेबल पर योंग योंग अपनी ग्रैंड माँ को बता रही होती है कि रात को क्या हुआ। इसकी ग्रैंड माँ इसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। योन भी वहाँ पर आ जाती है। ग्रैंड माँ इसे कहती है कि योंग योंग ने बताया है कि रात को तुम यान के रूम में थी और तुमने बहुत ही सेक्सी लिबास पहना हुआ था। जिस पर लू कहती है कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, मेरा मोबाइल टॉयलेट में गिर गया था और मुझे इंपॉर्टेंट कॉल करना थी वाइपिंग को, इसीलिए मैं यान के रूम में गई थी ताकि मैं इसका मोबाइल ले सकूं और तभी वहाँ पर यान भी आ जाता है। और ये दोनों यानी योंग योंग और ग्रैंड माँ इसके सामने भी लू को ह्यूमिलेट करने से बाज नहीं आते। तभी यैन इसके पाँव को हिट करता है जिससे इस पर सूप गिर जाता है। वो वॉशरूम में वॉश करने के लिए चले जाती है। इसके पीछे पीछे यैन भी चला जाता है। ये वॉशरूम में आकर साफ कर रही होती है। अपने पीछे यैन को देखकर कहती है कि क्या आपने वॉशरूम यूज करना है तो आप आ जाए, मैं चले जाती हूँ। जिस पर वो इसको बड़ी गहरी नजरों से देखने लगता है और कहता है कि जो बातें योंग योंग और ग्रैंड माँ कर रहे हैं क्या वो सच नहीं है कि तुम मुझे सेड्यूस करना चाह रही थी? एक ऐसी बीवी जिसका हस्बैंड उसे टच नहीं करता तो वो और कर भी क्या सकती है। वो इसकी बातों का जवाब दिए बिना वहां से जाने लगती है तो वो इसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी माँ किस किस्म की औरत है जो अपनी बेटी की सारी जिंदगी को अपने ही हाथों से बर्बाद कर रही है। तुम्हारी माँ तो सब जानती थी। इसकी ये बातें सुनकर लू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि ठीक है तो फिर तुम मुझसे एक डील करो, मैं सबसे बदला लेना चाहती हूँ। और सबसे पहले तो वो इससे किस करती है जिस पर जान तो चौंक जाता है और जल्दी से पीछे हटकर कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो? जिस पर वो इसको सेड्यूस करते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करना होगा कि जैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम्हें मेरे साथ फेक डॉक्यूमेंटेड मैरिज भी करना होगी। बदले में मैं भी तुम्हें हेल्प आउट करूंगी। लो फैमिली की जितनी भी दौलत है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, इसको हासिल करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यैन की ग्रैनी इसके डैडी को कहती है कि तुमने सारी की सारी प्रॉपर्टी बेच दी है, अब हम कहाँ जाएंगे? इसका डैडी इसकी ग्रैनी को थप्पड़ मार देता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। यान लू को कहता है कि इसके अलावा तुम मेरे लिए और क्या कर सकते हो, जिस पर वो कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम इसके अलावा और क्या चाहते हो मुझसे। और यहाँ पर हमें एक और फ्लैशबैक दिखा दिया जाता है जहाँ पर यैन देखता है कि लू फूलों के बीच में बैठी हुई पेंट कर रही होती है। यैन इसे देखकर सोचता है कि ये कितनी प्यारी और मासूम सी लड़की है। तब लू की शादी वाइपिंग से नहीं हुई होती और सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि यैन कहीं ना कहीं लू को लाइक करता है। वो लू से कहता है कि मैं वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा कि मुझे तुमसे इसके अलावा और क्या चाहिए। असल में वो अपने दिल की बात लू को बताना चाहता है, लेकिन इसके लिए वो एक अच्छे मौके की तलाश में है। जब से इसने लू को देखा होता है वो तो इसके पीछे पागल ही हो गया होता है और अब सारी जिंदगी के लिए उसका हाथ थामना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं लू एयरपोर्ट पर खड़ी हुई होती है और यहाँ पर वाइपिंग अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ एयरपोर्ट से बाहर आता है। एक तो ये बंदा अपनी बीवी को वैसे ही इसका हक नहीं देता
और दूसरा ये फ्लर्ट भी है। अब लू के होते हुए भी वो किसी और लड़की के साथ है। ये सब लू को पहले से ही पता होता है कि वो इसी टाइप का इंसान है, इसीलिए आज वो पूरे इंतजाम के साथ एयरपोर्ट आई हुई होती है। जैसे ही वाइपिंग बाहर की तरफ आने लगता है, लू एक रिपोर्टर को इशारा करती है। वो रिपोर्टर इसका इशारा समझकर जल्दी से वाइपिंग की तरफ भागती है और फिर इसे सवाल करना शुरू कर देती है कि सुना है ये आपकी नई गर्लफ्रेंड है और आप अपनी बीवी के होते हुए भी किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। क्या आपकी बीवी को पता है इस लड़की के बारे में? और हमने तो ये भी सुना है कि आप फिजिकली डिसेबल हैं, आप अपनी बीवी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं और इसलिए अभी तक आपका कोई बेबी भी नहीं है। और क्या इस लड़की को पता है कि आप फिजिकली डिसेबल हैं? और इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस वो रिपोर्टर इससे करते हैं, जिस पर वाइपिंग को तो अच्छा खासा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं तुम सबको सू कर दूंगा, नौकरी से निकलवा दूंगा। तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे सवालात पूछने की? फिर लू सामने आ जाती है और कहती है कि इन सबको मैंने ही भेजा है ताकि मैं तुम्हारी असलियत सबको बता सकूं। और फिर वो इस रिपोर्टर को खुद ही बताने लगती है कि हाँ ये डिसेबल है, फिजिकली ये डिसेबल है, ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन मैंने ये सब इसीलिए टॉलरेट किया कि मुझे इसके दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर्स के बारे में नहीं पता था और अब तो मैं इसे डाइवोर्स देती हूँ। वो ये सब कहकर वहां से चले जाती है और वाइपिंग का तो गुस्से से बुरा हाल हो जाता है और लू यहाँ गाड़ी में आकर बैठ जाती है। यहाँ पर यैन पहले से ही इसका इंतजार कर रहा था। लू बड़ी खुशी खुशी से बताती है कि मैंने अपना बदला वाइपिंग से आज ले लिया है, जिस पर यान से कहता है कि तुम खुद को क्यों इन मसलों में उलझा रही हो? जब तुम्हें उसकी असलियत का पता चल ही गया है तो तुम्हें सिंपली इसे डाइवोर्स लेकर एक साइड पर हो जाना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि डाइवोर्स इतने आराम से क्यों मैं लूं? इनको भी तो पता चले ना कि इन्होंने किसी के साथ कैसे धोखा किया है। और चलो अब एक स्टेप आगे बढ़ने का टाइम है। और फिर ये दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं और इधर हम देखते हैं एयरपोर्ट पर वाइपिंग के साथ जो हुआ है वो पूरे सोशल मीडिया पर फैल चुका होता है। इसके डैडी ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। योंग जोंग इनको बताती है कि ये देखिए ये सब लू का किया धरा है। वाइपिंग के डैडी कहते हैं कि तुम भी पीछे हटो, तुम कौन सा सती सावित्री हो, दूध की दुली हुई हो, तुम दोनों बहनें एक जैसी ही हो। योंग जोंग की ग्रैंडमा आकर इसे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस बच्ची पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? जिस पर इसका हस्बैंड इसे थप्पड़ मार देता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। इनका झगड़ा चल ही रहा होता है कि यान और लू भी वहां पर आ जाते हैं। मिस्टर मू इसको कहता है कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई कि तुम इस घर में वापस आ गई हो, तुमने मेरे बेटे को सारी दुनिया के सामने एक्सपोज करके ह्यूमिलेट करके रख दिया है और अब तुम घर आ गई हो, किस रिश्ते से अब तुम यहाँ पर आई हो? तो वो कहती है क्योंकि मैं तो अभी भी आपकी बहू ही हूँ, क्योंकि अब मैंने आपके दूसरे बेटे के साथ शादी कर ली है। फिर वो दोनों इनको मैरिज कार्ड दिखाते हैं। यैन और लू ने शादी कर ली होती है। ये तीनों तो हक्का बक्का रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। यैन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इसने किस तरह से तुम्हारे भाई को डिच किया है और तुम्हारा इसके साथ शादी कर लेने की वजह से तुम दोनों भाइयों में दुश्मनी पड़ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि वाइपिंग यैन का सगा भाई नहीं होता, सौतेला भाई होता है। इस ड्रामे में रिलेशनशिप बड़े कंफ्यूजिंग से दिखाए गए हैं। इस ड्रामे में मेन लीड में रोमांस का लेवल बहुत ही अच्छा है और सिर्फ इसी वजह से इस ड्रामे का मजा है। अदरवाइज अगर हम रिलेशनशिप को समझने लगे, इस ड्रामे की स्टोरी को अगर ज्यादा डिगअप करें तो वहां पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर यैन कहता है कि आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आपको मेरी शादी की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, जिसके लिए आप मुझे आए दिन 3rd क्लास लड़कियों से मिलवाया करते थे। क्या आप भूल गए हैं? यहाँ पर हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यैन अपने डैडी के साथ एक पार्टी में होता है और वो इसके ड्रिंक में बेहोशी की नशे की दवाई मिला देते हैं और फिर एक लड़के को कहते हैं कि इसे लेकर रूम में जा। और सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर ये बात याद आने पर इसका डैडी थोड़ा सा शर्मिंदा सा दिखाई देता है। और फिर यैन कहता है कि हम दोनों की शादी अब हो गई है, तुम लोग इस शादी को मानो या ना मानो, लेकिन अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। और खुशी खुशी दोनों इन सबको जेलस फील करवाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं लू अपने रूम की तरफ जाने लगती है, जिस पर यैन इसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर वो कहती है मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। यैन कहता है कि अब हम दोनों मैरिड हैं, तुम्हें मेरे साथ मेरे रूम में ही रहना चाहिए। जिस पर वो कहती है नहीं नहीं, ये शादी तो सिर्फ और सिर्फ एक फेक डॉक्यूमेंटेड मैरिज है, एक ड्रामा है, झूठ है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। वो ही कहते हुए इससे अपना हाथ छुड़ाने लगती है, लेकिन यैन इसके बात सुनने के बजाय इसे गोद में उठाकर कमरे में ले आता है और फिर बेड पर फेंक देता है और अपनी शर्ट उतारते हुए इससे कहने लगता है कि क्यों अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना। वो अपनी शर्ट उतारते हुए इससे कहने लगता है कि क्योंकि अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो अब तुम्हें तमाम
मैरिटल ड्यूटीज को पूरा करना होगा। उस दिन तो तुम मुझे बड़ा सड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और आज तो ज्यादा अच्छा टाइम है, अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो तो आज तुम मुझे सड्यूस करो। वो ये कहता हुआ इसके ऊपर आ जाता है। वो कहती है दूर हटो और मुझे जाने दो, जिस पर वो कहता है कि उठने की कोशिश ना करना वरना अच्छा ना होगा। और फिर से इसे टच करते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो, नर्म हो, मुलायम हो। और वो इसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो इसको पीछे को पुश करने लगती है और तभी देखती है कि योंग जोंग दरवाजे के बाहर से इनकी सारी बातों को सुन रही होती है। तब लू को समझ आ जाती है कि अच्छा तो सिर्फ और सिर्फ योंग जोंग को दिखाने के लिए यॉन ये सब कर रहा है। यॉन कहता है कि ऊंची ऊंची सेक्सी आवाजें निकालना शुरू कर दो। वो कहती है कि ये क्या बकवास है, यांग जांग को दिखाने के लिए इतना ही काफी है, अब तुम पीछे हटो। यान तो इसकी बात फिर से नहीं सुनता और इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे गुदगुदी करने लगता है और ये मुंह से चीखने लगती है। इसका हाथ मुंह पर होता है जिसकी आवाज बड़ी दबी दबी से निकलती है, जिसे सुनकर योन जोंग को लगता है कि इन दोनों में जरूर सेक्स हो रहा है। वो गुस्से से वहां से चले जाती है और इसके जाने के बाद यान एक साइड पर होकर लेट जाता है और लू फौरन से वहां से भागने लगती है। हमारा हैंडसम हीरो फिर से इसका हाथ जोर से पकड़कर इसे अपनी गोद में बिठा लेता है। लू इसे कहती है कि मुझे जाने दो, जिस पर वो कहता है कि मैं नहीं जाने दूंगा और अगर तुम बाहर गई और अपने रूम में रहोगी तो सबको शक हो जाएगा कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक फेक मैरिज है, इसलिए तुम्हें इसी कमरे में ही रहना होगा मेरे साथ। लू रेजिस्ट करती है। वो कहती है नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे जाने दो, और अपना आप इससे छुड़ाने लगती है। लेकिन जान है इससे बड़ी मजबूती से पकड़ा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं वाइपिंग इन दोनों के कमरे के बाहर खड़ा होता है। वो इन दोनों को अब्यूज कर रहा होता है, गालियां निकाल रहा होता है, इनके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहा होता है। वो दरवाजा तोड़कर किक मारकर अंदर आ जाता है और सीधा आकर फर्श पर गिरता है। लू कहती है बा क्या अंदाज है अंदर आने का, सीधा मेरे पाँव में आकर तुम गिरे हो जैसे तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। इसकी बात सुनकर वाइपिंग कहता है तुमसे माफी मेरा जूता भी नहीं मांगता, तुम एक बदतमीज, एक आवारा बदचलन औरत हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे छोड़कर मेरे भाई से शादी कर ली, तुम इतनी घटिया निकल सकती हो, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। वो ये कहकर इसको थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है तो यैन इसका पाँव ट्रिप करके इसको गिरा देता है और कहता है कि अब ये तुम्हारी बीवी नहीं है बल्कि ये तुम्हारी भाभी है, तो इससे अच्छी तरह से रहो वरना ये तुम्हारे लिए ठीक ना होगा। और इन सब के दौरान लू बहुत आराम से यान की गोद में बैठी हुई होती है और ये सब देखकर वाइपिंग और योंग जोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वाइपिंग तो अपनी इंसल्ट करवा कर वहां से चला जाता है। फिर योंग जोंग कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही यान तुम्हारे जैसे समझदार इंसान इतनी गिरी हुई लड़की से शादी कैसे कर सकता है। इस पर लू सैड सा फेस बनाकर यान से कहती है यान तुम मुझे बताओ कि क्या मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मुझसे सब नफरत क्यों करते हैं, इसका मतलब है कि मैं बुरी हूँ, तो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना चाहिए थी बल्कि तुम्हें योंग योंग से शादी करना चाहिए थे। जिस पर यान कहता है कि नहीं, तुमसे अच्छा पूरी दुनिया में कोई नहीं है और अगर मेरी शादी तुमसे ना भी होती तो फिर भी मैं योंग योंग से तो शादी कभी ना करता। ये सुनकर योंग योंग को लगता है कि बस इतनी ही ज्यादा इज्जत अफजाई अच्छी है और वो चुपके से वहां से फिर चले जाती है। और फिर हम देखते हैं लू येन को कहती है कि थैंक यू सो मच, तुमने बहुत ही अच्छा ड्रामा किया और मेरी हेल्प की, और फिर इससे अपना हाथ छुड़ाने लगती है जो कि यान ने अब भी और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया होता है। वो कहती है कि अब तो सब चले गए हैं तो मेरा हाथ तुम अब छोड़ दो, जिस पर वो बजाय के यौन को छोड़ता इसे अपने और करीब कर लेता है। वो जबरदस्ती उठती है तो यान इसे सोफे पर फेंककर खुद ऊपर आ जाता है और इसको किस करने लगता है। लू के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, वो ब्लश करने लगती है और यान एकदम से इसे किस किए बिना ही दूर हो जाता है। लू तो शुक्र करती है, वो तो बुरी तरह से घबरा रही थी। यान कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है। लू उठकर देखती है तो वो सो रहा होता है। वो इसके पास बैठकर इसके गालों पर प्यार करती है और यान इसे जबरदस्ती पकड़कर अपने बाजू में लेटा लेता है। ये तो इसकी इस हरकत पर सटपटा सी जाती है कि इसे क्या हो गया है, अचानक क्या ये सो नहीं रहा था। वो उठने लगती है लेकिन यान इसे बड़ी जोर से पकड़ लिया होता है। वो उठने की कोशिश करते करते बेचारी थक जाती है और वहीं पर सो जाती है। फिर हम देखते हैं आधी रात को यान आंख खोल कर देखता है तो लू इसके पास ही सो रही होती है। वो इसे सोता देखकर बहुत ही रिलैक्स सा महसूस करता है और दोबारा से सो जाता है। जब लू की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो तो यान के साथ सो रही होती है और इन दोनों के कपड़े उतरे हुए होते हैं और इसका बाजू यान के सर के नीचे होता है। वो अपना बाजू स्लोली निकालने की कोशिश करती है जिससे यान की आंख खुल जाती है और लू जल्दी से पीछे हो जाती है। यान कहता है कि हमारे कपड़े क्यों उतरे हुए हैं, क्या तुम्हें कुछ याद है, तुम रात को क्या कर रही थी मेरे साथ। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर रात को लू यान की शर्ट उतार रही थी क्योंकि वो नींद में थी, तो वो ये सब नींद की हालत में कर रही थी। वो इससे लिपट कर सो जाती है और ये याद आने पर अब वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है और जल्दी से इसकी शर्ट उठाकर इसको देती है। यान फिर से इसका हाथ पकड़ लेता है और इसको कहता है कि अगर मैं ऐसा तुम्हारे साथ करता जैसा तुमने मेरे साथ किया था रात को तो फिर
जिस पर लू इसे सॉरी करती हुई और अपना हाथ छुड़ाकर वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। वॉशरूम में आकर वो अच्छा खासा शर्मिंदा हो रही होती है कि अब मैं यैन को कैसे फेस करूंगी कि मैंने रात को क्या किया। और फिर यैन इसे आवाज लगाता है कि क्या अभी तक तुमने शावर नहीं लिया, इतना टाइम तुम क्यों लगा रही हो, और अगर कहती हो तो मैं तुम्हारी अंदर आकर हेल्प कर देता हूँ। वो तो घबरा जाती है कहीं ये सचमुच अंदर ही ना आ जाए। वो जल्दी से कहती है नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं बस आ ही रही हूँ। और हड़बड़ी में वो कपड़ों समेत ही शावर लेने लगती है। इसे जल्दी जल्दी से घबराहट के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी यैन भी आ जाता है और इसे इस हालत में देखकर देखता ही रह जाता है। लू इसे देखकर जल्दी से अपनी शर्ट ऊपर करती है और इसकी धड़कन तेज हो जाती है। यान इसको कहता है कि तुम कपड़ों समेत ही शावर क्यों ले रही हो, क्या तुम मुझे सड्यूस करने की दोबारा से कोशिश करने लगी हो। जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस नहा रही थी। और वो वहां से जाने लगती है और स्लिप होकर सीधा यान पर जा गिरती है और दोनों की किस हो जाती है। एक तो इनका गिरना भी बड़े मजे वाला होता है, सर को चोट नहीं लगती, सर नहीं टकराता, सिर्फ लिप्स ही लिप्स के साथ टकराते हैं। एनीवेज किस हो जाती है इन दोनों की और फिर लू जल्दी से पीछे हटती है और फिर यैन इसे दोबारा से किस करने लगता है। तभी इनको मेड की आवाज आती है जो इनको नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही होती है। लू इसे जल्दी से पीछे करती है और तैयार होने के लिए रेडी होने के लिए भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं कुछ देर के बाद लू सोफे पर बैठी हुई होती है। यैन इसको आकर कहता है कि तुम अभी तक नीचे नहीं गई हो। तो वो कहती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ ही नीचे नाश्ते की टेबल पर जाएं। वो कहता है वो तो ठीक है, पहले तुम आकर मेरी टाई तो बांधो। जिस पर लू कहती है ये तो तुम खुद भी बांध सकते हो। इस पर यॉन कहता है कि पहले मैं मैरिड नहीं था और तब मैं खुद ही अपनी टाई को बांधा करता था, लेकिन आज से मैं मैरिड हूँ और अब मेरे सारे कामों की जिम्मेदारी तुम्हें लेना होगी और तुम्हें ही मेरे काम करने होंगे क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। और फिर वो इसको किस करने के लिए इसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो इसे धक्का देकर सोफे पर बिठाकर रोकती है, कहती है ठीक है ज्यादा करीब आने की और ज्यादा लेक्चर झाड़ने की जरूरत नहीं है। और वो इसकी टाई जल्दी जल्दी से बांध देती है और ये टाई को कुछ ज्यादा ही टाइट कर देती है जिससे यैन को तो खांसी लग जाती है और ये हंसने लगती है। यैन भी इसकी इस हरकत पर हंस पड़ता है। फिर ये दोनों नीचे नाश्ते की टेबल पर आते हैं। ओल्ड लेडी इन दोनों को देखकर कहती है कि यैन तुम यहीं पर हमारे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करो और लू तुम दूसरी टेबल पर जाकर खाना खाओ। लू तो इसकी बात को अनसुना करके यन के साथ ही वहीं पर बैठ जाती है और दोनों बड़े मजे से नाश्ता करने लगते हैं। बूढ़ी औरत और यंग बोलती जाती है कि क्या तुम भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर ही छोड़ोगी। और यहाँ पर ये सारी बातें वाइपिंग भी सुन रहा होता है। इन दोनों को तो किसी भी बात की कोई परवाह नहीं होती। वो एक दूसरे से बड़े प्यार से बातें कर रहे होते हैं और अपने नाश्ते को बड़ा एंजॉय करते हैं और इनकी किसी भी बात को कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, जिस पर तो ये और भी जल जाते हैं। यॉन के डैडी कहते हैं कि बस करो तुम लोग, क्या फजूल की बकवास लगाई हुई है, चुपचाप सब ब्रेकफास्ट करे। फिर यह नाश्ता करके ऑफिस के लिए जाने लगता है तो लू इसको सी ऑफ करने के लिए जाती है। वो इसे फोरहेड पर किस करके चला जाता है। लू खुशी खुशी वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ती है तो वाइपिंग इसे पकड़ लेता है और वो इसका गला दबाने लगता है। लू को तो लगता है कि आज इसकी मौत आ गई है और तभी ऊपर से यैन आकर वाइपिंग को एक जोरदार किक मार कर गिरा देता है और कहता है तुम्हारी जरूरत कैसी हुई अपनी भाभी पर हाथ उठाने की, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आज मैं जैसे ही घर वापस आऊंगा तो तुम मुझे नजर नहीं आने चाहिए, मेरे आने से पहले ही इस घर से दफा हो जाओ। और वो लू को उठाकर वहां से ले जाता है और यहाँ पर वाइपिंग को जोर से किक लगी हुई होती है। योंग इसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि इन दोनों से अब दूर ही रहो। अब ये दोनों शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात की समझ ही नहीं आती, अब भुगतो। वाइपिंग गुस्से से इसे पीछे हटाता हुआ वहां से चला जाता है और यहाँ पर यान लू को गाड़ी में लाकर बिठा देता है। वो इसको रुमाल देता है जिससे वो अपनी नेक को वार्म अप करती है और वो कहता है कि आज के बाद तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी और मेरे साथ ही मेरे ऑफिस में भी जाया करोगी। मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा मैं तुम्हें साथ ही रखूंगा, मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लू तो दिल ही दिल में सोचने लगती है कि ये कितना काइंड इंसान है। फिर ये दोनों ऑफिस आते हैं तो सब स्टाफ इनको गौर से देखने लगते हैं कि बॉस के साथ ये लड़की कौन है और सब लू के बारे में बातें करने लगता है कि लगता है ये इसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये तो बहुत ही कैजुअल सी है। बॉस कैसे इस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। और ये सारी बातें लू तो जैसे इन सबके चेहरों के एक्सप्रेशन से पढ़ लेती है और खुद ही जॉन से कहती है कि तुम जाओ ऑफिस में काम करो, मैं यहीं पर रहकर तुम्हारा इंतजार करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर वो ऑफिस के लिए चला जाता है और वहाँ पर सब लड़कियां लू के बारे में बुरी बुरी गलत बातें करने लगती हैं। कुछ लड़कियां तो आकर इसे डायरेक्ट पूछ लेती हैं कि सुना है तुमने वाइपिंग को छोड़कर इसके दूसरे भाई को सेड्यूस करके इससे शादी कर ली है। जिस पर यू तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली कहती है हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है,
क्योंकि वाइपिंग कैपेबल नहीं था और मुझे बचा तक नहीं दे सकता था और ऊपर से वो फ्लर्ट भी था। तो मैंने इसके भाई को चुना क्योंकि वो इससे ज्यादा हैंडसम है, रिच है, वो कैपेबल भी है। ये बातें यैन भी सुन लेता है और इसे लू की सच्चाई अच्छी लगती है। और फिर हम देखते हैं लू बाहर को निकलती है तो वहाँ पर योंग शोंग अपनी माँ के साथ आ रही होती है। वो इसको देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर। और इसके साथ वो झगड़ा करने लगती है। लू इसे पुश अवे करती है कि पीछे हटो मरो, तुम क्या हर जगह मुझसे झगड़ा करने पहुंच जाती हो। तभी इसकी सौतेली माँ भी वहां पर आकर इसको थप्पड़ मार देती है। वो इसको कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बेटी पर हाथ उठाने की, इसको नीचे गिराने की। और लू गिर जाती है और यहाँ पर यैन आ जाता है। वो इसको उठाता है और इसकी सौतेली माँ से कहता है कि ये मेरी बीवी है, आज के बाद आप इस पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। और फिर हम देखते हैं वो दोबारा से इसको गोद में उठाकर अपने ऑफिस में लाकर बिठा देता है और मेडिसिन लगा रहा होता है। और साथ साथ इसको ये भी बताता है कि देखो अब तुमने ली फैमिली के साथ पंगा ले लिया है तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हें एहतियात से काम लो। अब ये लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन चुके हैं, ये तुम्हें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ना चाहते और अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें हर वक्त मेरे साथ ही रहना होगा। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, तुम मुझे जो बोलोगे मैं वही करती जाऊंगी। फिर वो इसे लेकर घर आता है और वाइपिंग को कहता है कि तुम अभी तक यहीं पर हो, मैंने तुम्हें सुबह मॉर्निंग में बोला था कि मेरे आने से पहले तुम ये घर छोड़ देना। जिस पर वाइपिंग इससे माफी मांगने लगता है। यान कहता है कि माफी तो तुम्हें लू से मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने लू के साथ बदतमीजी की थी, मेरे साथ नहीं। जिस पर वाइपिंग लू से माफी मांगने लगता है। लू कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर माफ करूंगी, जिस तरह से तुमने मेरा गला दबाने की कोशिश की है मैं चाहती हूँ कि सेम उसी तरह से तुम अपना भी गला दबाओ। जिस पर वाइपिंग अपना गला वाकई में दबाने लगता है और बूढ़ी औरत लू को अब्यूज करने लगती है और वाइपिंग को भी बहुत ही गालियां दे रही होती है। यॉन कहता है कि अगर आपको इतनी ही ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप भी अपनी इस बेटे के साथ घर छोड़कर जा सकती हैं। तभी वहां पर मिस्टर मू आ जाता है और वो कहता है वाइपिंग अपने भाई और भाभी से तरीके से माफी मांगो और बात को खत्म करो, वाइंड अप करो। वाइपिंग फिर से माफी मांगता है जिस पर यान बात खत्म करके लू को लेकर ऊपर चला जाता है। बूढ़ी औरत मिस्टर मू से कहती है कि तुम मेरे बेटे को कैसे कह सकते हो कि वो यान से माफी मांगे क्योंकि ये तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, इसलिए तुमने बोला कि वो 2 टके की औरत से माफी मांगे। इसकी इस बात पर मिस्टर मू को गुस्सा आ जाता है। वो इसके मुंह पर एक दफा फिर से जोरदार थप्पड़ मार देता है। इस ड्रामे में फीमेल लीड को थप्पड़ नहीं पड़े और इसकी सारी कसर इस बेचारी बूढ़ी औरत पर निकाल दी जाती है। इसको बात बात पर थप्पड़ मारे जाते हैं। एनीवेज ये दोनों अपने रूम में होते हैं। यान ड्रिंक कर रहा होता है। लू भी अपना ग्लास लेकर इसके पास आकर बैठ जाती है। वो इसे पीने से, ड्रिंक करने से मना कर देता है। लू इससे कहती है कि तुम क्यों परेशान हो, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी वजह से इनके साथ झगड़ा किया है जिसकी वजह से तुम अपसेट हो रहे हो और इस बात के लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और मैं वादा भी करती हूँ कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगी। यान कहता है कि थैंक यू सो मच कि किसी ने पहली दफा मुझे जिंदगी में ये बोला है कि वो मेरा साथ देगा, मेरे साथ रहेगा। फिर वो इसके करीब होने लगता है जिस पर लू इसको रोकती है और कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे परेशान ना करो। और यैन मुस्कुराते हुए पीछे हो जाता है। और फिर यहाँ पर हमें दोबारा से पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों का बचपन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर यैन बैठा हुआ रो रहा होता है और तब इसका नाम जियोन था। लू इसके पास आकर कहती है कि तुम कौन हो और तुम क्यों रो रहे हो। वो कहता है कि मेरे बाबा की डेथ हो गई है और मेरी माँ गुम हो गई है। वो इसे कहती है कि तुम ना रो, ये लो कैंडी और रोना बंद कर दो। जिस पर वो कहता है कि मैं इस कैंडी को लेकर क्या करूंगा, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। अगर तुमने मुझे कुछ देना ही है तो मुझे मेरी माँ और मेरे बाबा लौटा दो। लू इसके पास बैठ जाती है। वो इसे एक नेकलेस देकर कहती है कि इसे अपने पास ही रखना, हम दोनों की दोस्ती की ये निशानी है और मैं हमेशा तुम्हारे काम आऊंगी, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और फिर से सीन प्रेजेंट में आ जाता है। लू बेड की साइड पर सर लगाकर सो गई होती है। यान उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है और जैसे ही लू की आंख खुलती है यैन को इतना पास देकर वो चीख मारती है और यैन नीचे गिर जाता है। वो कहती है मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ और तुम मेरे साथ क्यों सो रहे हो। जिस पर यैन इसको बताता है कि तुम कितनी बेवफा हो, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ और तुम बजाय के काइंडनेस के साथ मुझे रीपे करो, मुझे थैंक्स बोलो, तुम मेरे साथ ऐसा सलूक करती हो, हमेशा चीख मार देती हो। तुम नीचे सो रही थी और मैंने तुम्हें उठाकर बेड पर लिटा दिया। वो कहती है अच्छा है, ठीक है, छोड़ इस बात को, तुम मुझे ये बताओ कि क्या अब तुम ठीक हो। जिस पर वो कहता है कि तुम मेरे पास आकर खुद ही चेक कर लो कि क्या मैं ठीक हूँ या नहीं। वो कहती है नहीं नहीं बस बहुत हो गया। और वो बात बनाती हुई कहती है कि मुझे भूख लगी है। यान जल्दी से इसके पास आ जाता है। वो इसे बेड पर लिटाकर इसके ऊपर होकर कहता है कि भूख तो मुझे भी लगी हुई है। लू के दिल की धड़कन फिर से तेज हो जाती है। वो फिर से ब्लश करने लगती है, शर्माने लगती है। यान इसको कहता है तुम्हारा चेहरा बता रहा है जो तुम्हारे दिल का हाल है वो ही मेरे दिल का हाल भी है। जिस पर लू कहती है कि मुझे वाकई में भूख लगी हुई है और मेरे दिल का हाल कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो।
वो कहता है कि पहले तो तुम मेरी भूख मिटाओ, फिर मैं तुम्हारी भूख का कुछ करता हूँ। वो बहुत ही रोमांटिक इसकी आंखों में देख रहा होता है, तभी इसके मोबाइल पर किसी की कॉल आती है। वो जल्दी से कॉल पिक करने के लिए चला जाता है। ये असल में अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है और जिसको इसने ये काम सौंपा होता है ये उसी की कॉल होती है। वो कहता है कि हमने किसी आदमी को ढूंढा है जो हमें क्लू दे सकता है कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है। लू इसके रूम के बाहर इसका इंतजार कर रही होती है। यान आकर इसको बाजू में पकड़ लेता है और इसे गौर से देखता हुआ फिर से कहता है कि तुमने अभी तक अपनी मैरिटल ड्यूटी को पूरा नहीं किया, इसलिए तुम मुझे आज ना रोको। वो कहती है पीछे हटो, तुम बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे होते हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि ये शादी सिर्फ एक झूठ है? जिस पर यान इसके बाजू जोर से पकड़कर इसे जोर से दीवार के साथ चिपका देता है और कहता है तुम बात को समझने की कोशिश करो। हमारे कमरे में किसी ने कैमरा लगाया हुआ है ताकि वो जान सके कि हम में कितनी ज्यादा क्लोजनेस है और क्या हम वाकई में मियाँ बीवी हैं कि या हम एक ड्रामा कर रहे हैं। जिस पर वो कहती है अच्छा तो ये बात है, तो फिर देखो मेरी होशियारियां, और इसे पकड़कर वो किस करने लगती है और यान भी इसका साथ देता है। और यहाँ पर ये वाइपिंग और योंग जोंग देख रहे होते हैं। वाइपिंग तो आग बगोला हो जाता है ये सीन देखकर और वो योंग जोंग को ही बुरी तरह से अब्यूज करने लगता है और इसका एक तरह से रेप कर देता है। तो योंग जोंग की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और ये मिरर में देखते हुए सोच रही होती है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वाइपिंग तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज से तुम्हारी जान की दुश्मन मैं हूँ। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं लू यान को कहती है कि वैसे ये कौन हो सकता है जो हम दोनों पर नजर रख रहा होगा। जिस पर वो कहता है कि ये वाइपिंग का ही काम है और मैं वाइपिंग को नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है कि क्यों, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, तुम इसको क्यों नहीं छोड़ोगे? वो कहता है प्रॉब्लम तो होगी ही ना, वो मेरी बीवी पर नजर जो रख रहा है। जिस पर वो कहती है वैसे तो तुम बहुत ही ज्यादा चालाक होशियार इंसान हो। वो कहता है कि ये सारी बातें छोड़ो कि मैं कितना होशियार चालाक इंसान हूँ, चलो नीचे मैं तुम्हें खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाता हूँ। वो नीचे आते हैं, यान इसे नूडल्स बनाकर देता है। इसे इसके हाथों का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। लू येन से कहते हैं कि तुम तो एक बहुत अच्छे कुक भी हो। और फिर हम देखते हैं येन सो रहा होता है। लू इसके पास आकर इसके गाल पर प्यार करके सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। वो आंखें खोल देता है, ये उठने लगती है। वो पकड़ कर इसको बैठा लेता है और कहता है कि अब तुम कहाँ जा रही हो? अगर तुम सोई नहीं हो तो तुम यहाँ पर मेरे पास रुक सकती हो। और फिर इसे अपने बाजुओं में लिटा कर कहता है कि तुम्हारी भूख तो खत्म हो गई है और मेरी भूख का क्या, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। और वो इसको किस करता है। लू इसे रोकती है और कहती है कि अगर मैं स्टार्ट होगी तो मुझसे रोका नहीं जाएगा, इसलिए तो मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। और वो वहां से उठ जाती है। यान सोचता है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा, रियल वाली लाइफ बनाकर ही दम लूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं येन को योंग जोंग बता रही होती है कि देखो ये जो तुम्हारी बीवी है ना, ये अच्छी औरत नहीं है, इसके बहुत से लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है। और वो इसे एविडेंस के तौर पर कुछ वीडियोस भी दिखाती है। येन वीडियोस देख तो लेता है, लेकिन फिर इससे कहता है कि आज तो तुमने जुर्रत कर ली, दोबारा अगर तुमने मुझे मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी नेगेटिव बताने की कोशिश की या मेरे वाइफ को किसी भी तरह से एक्यूज करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। और यहाँ पर लू आकर इसको कहती है कि तुम जितना मर्जी मेरे खिलाफ साजिशें कर लो, प्लानिंग्स कर लो, लेकिन तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती थी। तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मेरे साथ जो करना था वो तुम दोनों पहले ही कर चुकी हो। अब मैं अपने साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। इसकी बात पर योंग जोंग को गुस्सा आ जाता है। वो गरम गरम पानी उठाकर सीधा लू के फेस पर फेंक देती है। लू की तो चीख ही निकल जाती है और येन योंग को दीवार के साथ टक्कर मारता है, जिससे ये बेहोश हो जाती है। येन लू को एक बार फिर से गोद में उठाकर ले जाता है। तभी वहाँ पर ग्रैनी आ जाती है और आकर देखते हैं कि येन ने योंग को मारा है। तो वो गुस्से से लूक और येन को अब्यूज करते हुए गिलास फेंकती है। गिलास दीवार से टकराकर टूट जाता है। यून कहता है कि तुम बूढ़ी औरत हो, इसलिए मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़कर रख देता है। और इसे सीधे लेकर वो वॉशरूम में चला जाता है। पानी के टब में इसे बिठाकर इसकी शर्ट का बटन खोलता है। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि पानी तो इसके फेस पर गिरा था गरम गरम, तो इसके फेस को इंजर होना चाहिए था, लेकिन वो इसकी शर्ट के बटन खोलता है जी। एनीवेज वो इसकी शर्ट का बटन खोलकर पानी फेंकने लगता है और फिर अपनी शर्ट भी उतारकर आराम से ये काम सरअंजाम देने लगता है। भला इसको अपनी शर्ट उतारने की क्या जरूरत थी? एनीवेज अगेन बैक टू द स्टोरी। और फिर वो इसे बेड पर लाकर बिठाता है और इसे मेडिसिन लगाने लगता है और कहता है मुझे खुद पर बड़ा गुस्सा आ रहा है, मेरे सामने ही सब तुम्हारी धुलाई कर जाते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस पर वो कहती है कि नहीं, तुम्हारी वजह से तो मैं खुद को प्रोटेक्ट फील सेफ करने लगी हूँ
और वो रोने लगती है। यैन इसके आंसू को साफ करने लगता है और यहाँ पर ग्रैनी योंग को कहती है कि मुझे पता है तुम यैन को बहुत ही ज्यादा लाइक करती हो, मैं भी बहुत ही जल्द कुछ ऐसा इंतजाम करूंगी कि जिसकी वजह से वो लू को छोड़कर तुमसे शादी कर ले। इस पर योंग तो खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं योंग की माँ इसे और लू से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर लू और यैन किस कर रहे होते हैं। वो सीधा इनके कमरे में आ जाते हैं और इनको किस करता हुआ देखकर फौरन वापस चले जाते हैं। इन ड्रामों में जो मेन स्टुपिडिटी दिखाई जाती है, जो मुझे बड़ा परेशान करती है, कि ये नहा रहे होते हैं, कपड़े उतार रहे होते हैं, किस कर रहे होते हैं, इंटीमेट हो रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने डोर लॉक नहीं किया होता। जिसका दिल करता है मुंह उठाकर आ जाता है। रूम को तो इन्होंने लॉक नहीं लगाना होता। ये दोनों किस कर रहे होते हैं और ये तीनों आकर इनको देखती हैं और वहां से फौरन से चले जाती हैं। लू तो एम्बैरस फील करती है। यान इसको कहता है तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो अपनी माँ से मिलने के लिए नीचे जाती है। इसकी माँ इससे कहती है कि ये तुम क्या करती फिर रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बहन की उसके साथ शादी होने वाली थी और तुमने उससे शादी खुद कर ली, और तुमने वाइपिंग को क्यों छोड़ा? क्या तुम्हें अपनी बहन की खुशियों की भी परवाह नहीं है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी बहन उसको कितना ज्यादा लाइक करती है, वो उसमें कितनी इंटरेस्टेड है, इसलिए जितनी जल्दी हो तुम इससे डाइवोर्स ले लो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की शक्ल नहीं देखने दूंगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की की माँ भी कहीं खो चुकी हुई होती है, लड़के की माँ भी खोई हुई होती है, इस लड़की की माँ भी कहीं पर खो जाती है। और हमारे यहाँ पर बच्चे खोते हैं, यूजुअली बच्चे किडनैप होते हैं, मिसप्लेस होते हैं, और यहाँ पर माए बाप किडनैप हो जाते हैं। वो कहती है ऐसा तो अब मैं नहीं करूंगी, मेरी याद से शादी हो चुकी हुई है और हम दोनों इस शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। और वो अपनी माँ से नेकलेस छीन लेती है। इसकी माँ से थप्पड़ मारती है। यैन यहाँ पर आ जाता है। वो आकर इसको उठाकर फिर से गोद में ले जाता है और कमरे में आकर इसे फिर से मेडिसिन लगाने लगता है। इसके हाथ में नेकलेस देकर वो पूछता है कि ये किसका है। वो बताती है कि ये मेरी माँ का है और इससे ही मैं अपनी माँ को ढूंढूंगी जब भी ढूंढूंगी। यान इस नेकलेस को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही है जो मेरी बचपन वाली दोस्त ने मुझे दिया था, और ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि यही मेरी बचपन वाली दोस्त है जिसको मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपनी माँ को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और अपने बचपन वाली चाइल्डहुड फ्रेंड को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लू यैन के साथ ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वो वॉशरूम में देखती है वही नेकलेस जो इसने बचपन में जियान को दिया था यहाँ पर होता है। वो समझ आती है कि यान ही जियान है। वो उससे कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम इतनी देर से मुझसे दूर क्यों रहे, अब मुझे छोड़कर कभी ना जाना। और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं तो कोई गाड़ी में इनका पीछा कर रहा होता है। वो ऑफिस आ जाते हैं। यान लू से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी के लिए डिजाइन्स बनाओ। वो कहती है मुझसे ये काम नहीं होगा, अब तो मुझे ये काम छोड़े हुए बहुत ही साल हो गए हैं, मैं तो ये काम ऑलमोस्ट भूल चुकी हूँ। जिस पर वो इससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकती हो। और वो इसे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। वो फिर काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो वहाँ पर वाइपिंग की गर्लफ्रेंड सबको लू के बारे में भड़का रही होती है, प्रवोक कर रही होती है, गलत मलत बातें कर रही होती है। लू इसकी अच्छी खासी क्लास लेती है और कहती है कि तुम ही हो ना जो शादीशुदा मर्दों के साथ रिलेशन रखती हो, लोगों के घर बर्बाद करती हो और फिर उल्टा उन्हीं को बदनाम भी कर देती हो, जिस तरह से अभी तुम मुझे डिफेम कर रही हो, स्लैंडर कर रही हो। नुकसान तो तुमने मेरा की, तुमने मेरे शोहर के साथ हस्बैंड के साथ चक्कर चलाया और हमारी डाइवोर्स करवा दी और अब अक्यूज भी तुम मुझे ही कर रही हो। इस लड़की की हकीकत जानकर सारा स्टाफ लू से माफी मांगता है कि उन्होंने इसकी बातों पर यकीन करके इसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया, इसके बारे में बुरी बातें की। वो कहती है कोई बात नहीं है, आप सब मेरे दोस्त हो। फिर वो यान के ऑफिस में आती है। वो इसे जबरदस्ती किस करने लगता है। लू इसे पीछे करती है। यान कहता है कि तुम मुझे बार बार खुद से दूर क्यों कर देती हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? जिस पर वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ऑफिस है, ऑफिस में ये सब करना ठीक नहीं होता। यान कहता है कि ठीक है फिर आज घर चलो, फिर मैं तुम्हें अपना प्यार दिखाता हूँ। और फिर जब ये घर जा रहे होते हैं फिर से वही कार इनका पीछा करती है। यान लू को लेकर नए अपार्टमेंट में आ जाता है और वो इसको कहता है कि आज से हम दोनों यहाँ पर रहा करेंगे, हम उस घर में नहीं जाएंगे दोबारा, क्योंकि वहाँ पर बड़े डिस्प्यूट हो जाते हैं और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी पीसफुली खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ और इसीलिए बेहतर है कि हम यहाँ पर रहें। लू भी खुश हो जाती है। इसके बाद से वो एग्री करती है। वो किचन में खाना बना रहा होता है। ये जाकर इसको हग करती है। यान भी इसके साथ रोमांटिक होने लगता है। तभी इसे किसी की कॉल आ जाती है और इसे इमरजेंसी जाना पड़ता है। इसके जाने के बाद लू बोर हो रही होती है कि अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और कोई इनके अपार्टमेंट में आकर इसको बेहोश करके गाड़ी में डालकर ले जाता है। जब यैन घर वापस आता है तो इससे पता चलता है कि लू को कोई उठाकर ले गया है। वो इसे बहुत ही ज्यादा ढूंढता है। आखिर इसे लू एक गाड़ी में बैठी हुई मिल ही जाती है। वो इस गाड़ी को रोककर इसके ड्राइवर को मारने लगता है। लू बाहर निकलकर इसको कहती है कि तुम कौन हो, मतलब यू की याददाश्त जा चुकी हुई होती है। लू का ड्राइवर इसे इसकी और यॉन की वीडियोस और पिक्स दिखाकर कहता है कि आपको इनके साथ जाना चाहिए। लू को भी लगता है कि हाँ
ये ठीक कह रहा है, वो यान के साथ जाने लगती है और यान इसे सीधा डॉक्टर के पास लेकर आता है। डॉक्टर कहता है कि ये माइनर सी प्रॉब्लम है, ये बहुत ही जल्द रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर वो लू को लेकर घर वापस आ जाता है और इसे हग करने ही लगता है कि ये उठकर सोफे के पीछे चले जाती है और इसको कहती है कि प्लीज मेरे करीब ना आना, मेरे पास ना आना। वो कहता है ठीक है, तुम रिलैक्स रहो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। और फिर वो किचन में चला जाता है और इसके सर में दर्द होता है और इसकी मेमोरी वापस आ जाती है। ये चीख मारती है, यान भागता हुआ इसके पास आता है, वो इसको हग कर लेती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और जब सुबह के टाइम इसकी आंख खुलती है तो ये दोबारा से चिल्लाना शुरू कर देती है और यान को लात मारकर बेड से नीचे गिरा देती है और कहती है तुम्हारी जरूरत कैसी हुई मेरे साथ ये सब करने की, मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। जिस पर वो कहता है कि ये तुम्हारा अच्छा ड्रामा है, तुम्हारा जब दिल करे तुम गजनी बन जाती हो, अब फिर से तुम्हारी याददाश्त वापस चले गई है, जब दोबारा से तुम्हारी मेमोरी वापस आएगी तो तुम फिर से मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए मुझे खुद ही फोर्स करोगी और जब मेमोरी वापस चले जाएगी तो तुम पुलिस को बुलाओगी। ये क्या चक्कर है। वो इसे एक मैरिज कार्ड दिखाता है, वो कहता है कि इसका मतलब है मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो जो कुछ भी हुआ तुम उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिस पर वो कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं वाकई में तुम्हारी वाइफ हूँ क्या, तो फिर भी तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, मुझे डाइवोर्स दे दो। वो इसकी इस बात पर सीरियस हो जाता है और इसके करीब आकर कहता है कि दोबारा ऐसा कभी सोचना भी ना और ऐसा कभी कहना भी ना। ये कहकर वो वहां से गुस्से से चला जाता है। जब वो शाम को वापस आता है तो लू की याददाश्त वापस आ चुकी हुई होती है, वो पूरी तरह से रिकवर कर चुकी हुई होती है और वो बहुत खुशी खुशी से वेलकम करती है। वो कहता है कि फिर तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है या फिर चले गई है। वो कहती है नहीं, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ये कहीं जा रही होती है। ये असल में एक फ्लैशबैक है जो हमें दिखाया जाता है कि वो कहीं पर जा रही होती है और इसे फुटबॉल आकर लगता है और जब डॉक्टर इसको चेक करता है तो इसको बताता है कि तुम्हारी याददाश्त तो फुटबॉल लगने की वजह से वापस आ चुकी है। मतलब मेडिसिन का कमाल नहीं होता, कमाल सिर्फ फुटबॉल का होता है। और अब ये बिल्कुल ठीक हो चुकी हुई होती है। यान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो न्यू ईयर पर इसे रियल वाली शादी के लिए प्रपोज करता है। लू मान जाती है और यहीं पर इस प्यारी सी स्टोरी का एंड हो जाता है। और इन दोनों की माओं का क्या हुआ, वो मिल गई या वो गुम ही रही, ये हमें नहीं दिखाया जाता क्योंकि ये तो ड्रामा है। आपको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।